याद रखना चारगाफ का नियम सिर्फ डबल स्टैंडर्ड डीएनए, डबल स्टैंडर्ड आरएनए, डीएनए आरएनए हाइब्रिड में ही यूज होता है। फीचर की अगर हम बात करें डबल स्टैंडर्ड डीएनए के, तो दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेंज होती हैं, वो कॉइल्ड होती है एक हेलिक्स में। यहाँ पे शुगर फॉस्फेट क्या बनाती है, बैकबोन बनाती है, बॉन्ड से आती है, और बेस स्टैकिंग बोलते हैं कि एक न्यूक्लियोटाइड के ऊपर दूसरा न्यूक्लियोटाइड, दूसरे के ऊपर तीसरा न्यूक्लियोटाइड। स्टार्ट करते हैं मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस की। द चैप्टर इज मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। यहाँ पे जरा नोटिस करो कि डीएनए के स्ट्रक्चर की जब हम बात करते हैं तो डीएनए का स्ट्रक्चर पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन से बना हुआ होता है। यहाँ पे आप अगर न्यूक्लियोसाइड देखें तो नाइट्रोजनस बेस और शुगर देखने को मिलेंगे। न्यूक्लियोटाइड में नाइट्रोजन शुगर के साथ साथ यहाँ पे फॉस्फेट भी मिलेगा। यहाँ पे ऑर्डर अगर आप अरेंजमेंट देखो 5 प्राइम से आपको 3 प्राइम की तरफ अरेंजमेंट देखने को मिलता है डीएनए के स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें। राइट, आप आगे बढ़े और देखें कि साइंटिस्ट जो डबल स्टैंडर्ड डीएनए हेलिक्स में इन्वॉल्व थे उसको बनाने में या उसके स्ट्रक्चर को मेंशन करने में, तो शुरुआत से बात करें तो फ्रेडरिक मिस्चर का नाम आता है, जहां पे डीएनए को उन्होंने एसिडिक सब्सटेंस की तरह मेंशन किया था, न्यूक्लिन की तरह मेंशन किया था। फिर विल्सन एंड फ्रैंकलिन के एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी के डाटा को चुरा लिया था, कहते हैं कई लोग बोलते हैं ये बात कि इसको चुरा लिया था, और फिर उसको किसने यूज किया था, वाटसन एंड क्रिक ने, और डबल स्टैंडर्ड डीएनए का मॉडल दिया था। और इसी के साथ साथ एडविन चारगाफ को भी कोई नहीं भूल सकता, जिन्होंने प्यूरिन और पायरिमिडीन के रेशियो को 1 के रेस्पेक्ट में रिलेट करके बताया था। और याद रखना चारगाफ का नियम सिर्फ डबल स्टैंडर्ड डीएनए, डबल स्टैंडर्ड आरएनए, डीएनए आरएनए हाइब्रिड में ही यूज होता है। याद रखना इसको, ठीक है। बिल्कुल, चले आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ये बेसिक सी बात है। फीचर की अगर हम बात करें डबल स्टैंडर्ड डीएनए के, तो दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेंज होती हैं, वो कॉइल्ड होती है एक हेलिक्स में। यहाँ पे शुगर फॉस्फेट क्या बनाती है, बैकबोन बनाती है। कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग होगी हाइड्रोजन बॉन्ड की। हेलिक्स आप देखोगे राइट हैंडेड देखने को मिलेगा। पिच जो होगा, पिच मतलब एक टर्न में जो हाइट होगी वो 3.4 होगी, और नंबर ऑफ बेस पेयर पर हेलिकल टर्न 10 पॉइंट बेस पेयर होंगे पर हेलिकल टर्न, ठीक है। बिल्कुल ओनली डबल स्टैंडर्ड कंडीशन में फॉलो होता है, बिल्कुल सही बात है। राइट, वन बेस ओवर द अदर प्रोवाइड द स्टेबिलिटी। आप याद रखना डबल स्टैंडर्ड डीएनए में स्टेबिलिटी कैसे आती है कि आप देखोगे हाइड्रोजन बॉन्ड से आती है, और बेस स्टैकिंग बोलते हैं कि एक न्यूक्लियोटाइड के ऊपर दूसरा न्यूक्लियोटाइड, दूसरे के ऊपर तीसरा न्यूक्लियोटाइड। इसमें कौन सा फोर्स इन्वॉल्व होता है, हाइड्रोफोबिक फोर्स आ जाता है, जिसको हम बेस स्टैकिंग फोर्स भी बोलते हैं। वो यहाँ पे मेजर फोर्स काम करता है इस डबल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर को होल्ड करने में। जब आप पैकेजिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स की बात करोगे तो यहाँ पे देखोगे डिस्टेंस बिटवीन दो बेस पेयर 0.34 नैनोमीटर है। नंबर ऑफ बेस पेयर ह्यूमन में कितने हैं, 6.6 × 10⁹ बेस पेयर। और जब इस वैल्यू को मल्टीप्लाई करोगे तो आपको देखने को मिलेगा टोटल जो डीएनए का साइज है 2.2 मीटर है, और वो न्यूक्लियस का साइज कितना है 10⁻⁻6 माइक्रोन में। इतने में क्या हो जाता है, होल्ड हो जाता है। कैसे होल्ड हो जाता है, क्योंकि वो डीएनए रैप होता है किसके ऊपर, हिस्टोन के ऊपर रैप होता है। हिस्टोन एक ऑक्टामर होता है, ऑक्टामर के साथ यहाँ पे एक लिंकर हिस्टोन भी होती है। वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया, समझ में आ रहा है, ठीक है। इस स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, ये जो स्ट्रक्चर आपको यहां पे दिख रहा है, ये वाला स्ट्रक्चर, ये वाला स्ट्रक्चर, ये वाला, जरा नाम बताओ क्या है। बहुत बढ़िया, सुपर आयन ऑक्साइड, बहुत बढ़िया प्यारे बच्चे, बहुत ही बढ़िया। चलो आगे देखते हैं, ठीक है। ये स्ट्रक्चर जो दिख रहा है आपको, इसका जरा नाम बताओ मुझे, क्या नाम है इसका। वेरी गुड, चलिए आगे बढ़ते हैं। आप क्या देखोगे कि जो प्रोकैरियोट होंगे, प्रोकैरियोट में डीएनए जो होता है स्कैटर्ड होता है, न्यूक्लियोइड के फॉर्म में होता है, राइट। और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज अमीनो एसिड रिच कंडीशन होती है, और पॉजिटिव चार्ज अमीनो एसिड क्या होते हैं, आर्जिनिन और लाइसिन होते हैं। यूकैरियोट में आप क्या देखोगे, स्टोन ऑक्टामर होती है जो कि पॉजिटिव चार्ज होती है। वो क्या होता है, वो रैप रहता है डीएनए इस पे रैप रहता है, एकदम वाइंडिंग कंडीशन में रहता है, और 200 बेस पेयर एक न्यूक्लियोसोम के ऊपर अरेंज हो पाते हैं, राइट। इसको हम न्यूक्लियोसोम बोलते हैं। बहुत बढ़िया लिटिल डॉल्फिन, बहुत ही बढ़िया प्यारे बच्चे, ठीक है। यहां पे आप क्या देखोगे, बीड प्रेजेंट रहती है किसके ऊपर, स्ट्रिंग के ऊपर, बीड प्रेजेंट ऑन स्ट्रिंग। क्रोमोसोम आपको कहां देखने को मिलेंगे, क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर आपको मेटाफेज पे देखने को मिलेगा, राइट। डिस्कवरी एज जेनेटिक मटेरियल, इस पे आप क्या देखोगे, सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट है। वेरी गुड श्वेता, बहुत बढ़िया प्यारे बच्चे, बहुत बढ़िया। यहाँ पे सीरीज, यहाँ पे क्या देखोगे, डिस्कवरी ऑफ जेनेटिक मटेरियल, यहाँ पे आपको सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट देखने को मिलेंगे। सबसे पहले ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल है जो ग्रिफिथ ने दिया था। ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल में उन्होंने क्या किया था, याद करो, एस स्टेन बैक्टीरिया लिए थे, राइट, और आर स्टेन लिए थे। एस स्टेन को हीट किल करके डाला,
तो हीट किल करके डाला तो फिर वो नहीं मरा, जिंदा डाल दिया मर गया, आर स्ट्रेन को डाला तो नहीं मरा, आर स्ट्रेन को हमने जिंदा और एस स्ट्रेन को हीट किल करके डाला तो मर गया। तो यहाँ पे क्या निकल के आया था कि एस स्ट्रेन मरे हुए से कुछ ऐसा जीन था ट्रांसफॉर्म हुआ जिसने ट्रांसफॉर्म कर दिया आर स्ट्रेन को एस स्ट्रेन में और वो मर गया। यहाँ पे एक ट्रांसफॉर्मिंग सब्सटेंस था, उसी के बारे में जद्दोजहद चलने लगी कि ये जो ट्रांसफॉर्मिंग सब्सटेंस है डीएनए है, आरएनए, प्रोटीन है, राइट। सबसे ज्यादा कंफ्यूजन किस पे थी? आरएनए और प्रोटीन पे। हालांकि मैकलॉड और जो मैककार्टी का एक्सपेरिमेंट था इसमें काफी हद तक चीजें सामने आ गई थी। इन्होंने एंजाइम यूज किए थे, डीएनएज, आरएनएज और डीएनएज, आरएनएज और प्रोटीएज, राइट। और उससे इन्होंने निकाल दिया था कि जब वो डीएनएज डाल रहे थे तो डीएनएज डालने पे क्या हो रहा था? डीएनए डिग्रेड हो जा रहा था, इसीलिए माउस सर्वाइव हो जाता था। अब जब प्रोटीएज डाल रहे तो प्रोटीन डिग्रेड हो रही है, डीएनए डिग्रेड नहीं हो रहा, तो वो एस स्ट्रेन में कन्वर्ट हो पा रहा है आर स्ट्रेन और वो किल कर देगा। इस तरीके का आप क्या है, मैककार्टी का एक्सपेरिमेंट है। बच्चा ऑलरेडी जानता है, बस मैं आपको और रिवाइज करवा रहा हूँ। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि मैककार्टी में एंजाइम यूज हुए थे। लास्टली आता है मार्था एंड चेज का। मार्था चेज ने क्या किया था? रेडियो एक्टिव सल्फर और रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस लिया था। सल्फर 35, फॉस्फोरस 32। और जब उन्होंने सल्फर को कोट किया था तो प्रोटीन कोट हुई थी और फॉस्फोरस को कोट किया तो डीएनए कोट हुआ। डीएनए कोट हुआ तो ये इसके डीएनए अंदर चला जाएगा, इसमें प्रोटीन अंदर नहीं जा पाएगी, तो इसमें बाहर क्या होगी? बाहर की तरफ क्या होगी? रेडियो एक्टिविटी होगी, इसमें अंदर की तरफ रेडियो एक्टिविटी होगी। अंदर रेडियो एक्टिविटी है मतलब डीएनए कोड हुआ है, मतलब डीएनए जेनेटिक मटेरियल है। सही है, यही वाली बात पूरी कंडीशन में सामने निकल के आई और फाइनली ये बात प्रूव हो गई कि डीएनए इज जेनेटिक मटेरियल। आगे बढ़े, फिर हमने यहाँ पे डीएनए आरएनए में यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? डिफरेंस भी लिखा हुआ है। आरएनए हैज 2 प्राइम OH, इसलिए वो अनस्टेबल होता है। थायमिन ऐड करता है स्टेबिलिटी डीएनए में। आरएनए इज बायोकैटलिस्ट, इसीलिए वो रिएक्टिव भी हो सकता है, राइट। वो रिएक्टिव काफी ज्यादा होता है। डीएनए डबल स्टैंडर्ड होता है और यहाँ पे रजिस्ट करता है चेंजेस को, इसी और चेंजेस इन रिपेयर। आप क्या देखोगे कि जो डीएनए वो डबल स्टैंडर्ड है, इसीलिए डीएनए में ज्यादा चेंजेस नहीं हो पाते और वो रजिस्ट करता है चेंजेस को किसमें? डीएनए में। जबकि आरएनए सिंगल स्टैंडर्ड है तो इजीली चेंज हो पाते हैं। तो ये आपके कुछ स्टार्टिंग वाले पार्ट। अब आप बात करेंगे डीएनए रेप्लिकेशन की। किसकी बात करेंगे? यस, फाइनली डीएनए इज जेनेटिक मटेरियल। वेरी गुड। यस सर, आई हैव सॉल्व सम क्वेश्चंस सिंस मास्टर्ड दिस पार्ट। वेरी गुड। एंड अंडरस्टैंड फाइनली फिंगर टॉपिंग, दैट्स ग्रेट, गुड, बहुत बढ़िया। डीएनए रेप्लिकेशन की बात करते हैं। यहाँ पे डबल कॉपी ऑफ डीएनए आप देखोगे हो जाएगी। 2 स्ट्रैंड होंगे जो अलग अलग होते हैं और टेम्पलेट की तरह काम करते हैं फॉर न्यू स्ट्रैंड। आफ्टर रेप्लिकेशन एक पेरेंटल कॉपी होगी, एक नई सिंथेसाइज कॉपी होगी, इसको हम सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन बोलते हैं। इस तरीके से है, ये पेरेंटल कॉपी है, अलग हो गई, ये पेरेंटल कॉपी अलग हो गई और नई इसके सामने एक और कॉपी बन जाएगी। ठीक है, आगे देखिए। यस, डीएनए रेप्लिकेशन, वेरी गुड। हम मेंशन करते हैं कि ये कैसा होता है? सेमी कंजर्वेटिव होता है रेप्लिकेशन। यहाँ पे मेल्सन एंड सेथ ने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था। इन्होंने ई कोलाई को ग्रो कराया था N15 मीडियम में। ये प्रूव करने के लिए डीएनए सेमी कंजर्वेटिव मोड में होता है। और डीएनए हैवी डीएनए अटैच हो रखा था पहले से। N15 वाले में स्टार्टिंग में क्या था? N15 में ग्रो कराया था तो हैवी डीएनए था। फिर N14 में इसको ग्रो कराया तो उससे पतली एक वो क्या बनी? एक और पतला वाला बन गया, तो N14 N15 का हाइब्रिड बना। तो N14 N15 की पोजीशन पे दिखा था, पहले N15 की पोजीशन पे बना। और फिर उसके बाद और जब डीएनए का रेप्लिकेशन हुआ तो N14 ही अरेंज हो रहे थे। तो आप क्या देखा? एक N14 का बन रहा है और यहाँ पे N15 और N14 का एक बन रहा है। तो यहाँ पे फाइनली आपने क्या देखा? ई कोलाई डिवाइड करता है एवरी 20 मिनट में। तो डीएनए एक्सट्रैक्ट हमने 40 मिनट बाद जब देखा तो इक्वल हैवी और इक्वल लाइट इंटेंसिटी के N15 N14 के आपको कॉम्बिनेशन मिले। यहाँ पे ये देख सकते हो N14 N15 और एक N14 N14 के मिले, राइट। तो ये फाइनली क्या कंक्लूड करता है कि डीएनए सेमी कंजर्वेटिव मोड में परफॉर्म होगा। सही है, आगे देखिए। मैकेनिज्म की बात करते हैं। मैकेनिज्म ऑफ रेप्लिकेशन अगर आप देखें तो एस फेज में रेप्लिकेशन होता है। अगर आप नॉर्मल यूकैरियोटिक सेल की बात कर रहे हैं, यहाँ पे एंजाइम डीएनए पॉलीमरेज इन्वॉल्व होगा, सबस्ट्रेट यूज होगा। याद रखना रेप्लिकेशन में जो सबस्ट्रेट है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड न्यूक्लियोटाइड टाइफॉस्फेट इन्वॉल्व होगा। तो ये स्टार्ट होता है, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन स्टार्ट ओराई साइट से होता है। यहाँ पे 2 पेरेंटल स्टैंड होते हैं, डोंट कंप्लीटली ओपन, दोनों के दोनों एक साथ ओपन नहीं होते। रेप्लिकेशन फॉर्क बनती है, पॉलीमराइजेशन 5 प्राइम से 3 प्राइम होगा, बोथ स्टैंड पे होगा। कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस, एक पे कॉन्टिन्यूअस सिंथेसिस होती है, एक पे डिसकॉन्टिन्यूअस। डिसकॉन्टिन्यूअस वाले को ही हम ओकाजाकी फ्रेगमेंट भी
भी बोलते हैं, जो बाद में लाइगेज से जुड़ जाते हैं, राइट। तो इस तरीके से आप रेप्लिकेशन की बात करोगे। ट्रांसक्रिप्शन में आप देखोगे डीएनए से आरएनए का फॉर्मेशन हो रहा है। ओनली सेगमेंट ऑफ डीएनए जो इन्वॉल्व है ट्रांसक्रिप्शन में, उसको ट्रांसक्रिप्शन यूनिट बोलेंगे। ट्रांसक्रिप्शन यूनिट के 3 पार्ट होंगे, प्रमोटर, स्ट्रक्चरल जीन और टर्मिनेटर साइट। यहाँ पे प्रमोटर वाली साइट पे ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होगा। स्ट्रक्चरल जीन जो हमारा जीन है उससे आरएनए बनने वाला है वो है, और टर्मिनेशन पे एंड हो जाएगा ट्रांसक्रिप्शन का। यहाँ पे जो एंजाइम है आरएनए पॉलीमरेज इन्वॉल्व है, जो 5 प्राइम से 3 प्राइम काम करेगा। टेम्पलेट जो होगी वो 3 प्राइम से 5 प्राइम मैनर में अरेंज होगी, और ट्रांसक्राइब आरएनए जो बनेगा वो 5 प्राइम से 3 प्राइम डायरेक्शन में मिलेगा। क्लियर है? बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे आपका ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट हो चुका है साथ के साथ। और याद रखना प्रोकैरियोट में रेप्लिकेशन जो ट्रांसक्रिप्शन है, ट्रांसक्रिप्शन के साथ साथ ट्रांसलेशन भी अरेंज रहता है, जबकि यूकैरियोट में ट्रांसक्रिप्शन होगा, उसके बाद न्यूक्लियस से बाहर आरएनए जाएगा, फिर ट्रांसलेशन होगा। सही है। यहाँ पे जरा जीन की बात करते हैं और फिर ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस की बात करें। जीन क्या है? डीएनए सीक्वेंस जो टीआरएनए और आरएनए मॉलिक्यूल को कोड कर रहा है। सिस्ट्रॉन की बात करें तो डीएनए जो जेनेटिक कोडॉन को होल्ड करता है। स्ट्रक्चरल जीन 2 टाइप के होंगे, मोनोसिस्टोनिक, पॉलीसिस्टोनिक। यूकैरियोट में मोनोसिस्टोनिक होंगे, मतलब एक ट्रांसक्रिप्शन यूनिट एक ही डीएनए को क्रिएट करेगा। पॉलीसिस्टोनिक में आप क्या देखोगे? मोस्टली प्रोकैरियोट में देखने को मिलेगी ये कंडीशन। ये कहाँ पे मिलेगी? प्रोकैरियोट में देखने को मिलेगी। मोनोसिस्ट्रोनिक में आप क्या देखोगे? 2 पार्ट होंगे। मोनोसिस्ट्रोनिक में आप क्या देखोगे? 2 पार्ट होंगे जो यूकैरियोट में मिल रहा है, एक्सॉन और इंट्रॉन। एक्सॉन आपको मैच्योर आरएनए में देखने को मिलेगा, जबकि इंट्रॉन जो होंगे वो रिमूव हो जाते हैं। कौन सी प्रोसेस है जिससे इंट्रॉन रिमूव होंगे? जरा कमेंट सेक्शन में मुझे आप बताओ, कौन सी वो प्रोसेस है जिससे वो रिमूव होंगे, उसको मेरे को जरा बताओ। रेगुलेटरी जीन में आप क्या देखोगे? सीक्वेंस दैट डू नॉट कोड फॉर एनीथिंग बट हैव रेगुलेटरी फंक्शन, इसको हम रेगुलेटरी जीन बोलेंगे, राइट। आरएनए के टाइप में आप देखोगे एमआरएनए, टीआरएनए और आरआरएनए, 3 डिफरेंट टाइप के आरएनए मिलेंगे। ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस को जब आप ऑब्जर्व करेंगे तो यहाँ पे इनिशिएशन, इलोंगेशन और टर्मिनेशन देखने को मिलेगा। इनिशिएशन में प्रोसेस स्टार्ट होगी, यहाँ पे एक फैक्टर सिग्मा फैक्टर इन्वॉल्व होता है। ट्रांसक्रिप्शन में एनटीपी यूज होते हैं सबस्ट्रेट। टर्मिनेशन में रो फैक्टर इन्वॉल्व होगा, राइट। कॉम्प्लेक्सिटी अगर आप ट्रांसक्रिप्शन में देखें तो प्रोकैरियोट में आप क्या देखोगे? ये प्रोसेस साइटोप्लाज्म में ही स्टार्ट हो जाती है, और यहाँ पे ट्रांसलेशन भी कपल होता है साइटोप्लाज्म में ही। अभी मैंने बताया क्योंकि यहाँ पे न्यूक्लियस का और साइटोप्लाज्म का डिफरेंशिएशन नहीं है। वेरी गुड। स्प्लाइसिंग होगा, वेरी गुड, वेरी गुड। और जरा ये भी बताओ कि स्टार्ट कोडॉन कौन सा होगा? स्टार्ट कोडॉन यहाँ पे कौन सा इन्वॉल्व होगा? यूकैरियोट में आप क्या देखोगे? आरएनए पॉलीमरेज 1 2 3 इन्वॉल्व होंगे। आरएनए पॉलीमरेज, आरएनए, एमआरएनए और टीआरएनए यहाँ पे कोड करेंगे रेस्पेक्टिवली मैनर में, ठीक है। और यहाँ पे क्या देखोगे? एमआरएनए पहले जो होगा वो क्या कहलाएगा? एचएनआरएनए, फिर वो बाहर निकल जाएगा, मैच्योर होगा, उसमें क्या देखोगे? कैपिंग होगी, टेलिंग होगी, एक्सॉन रिमूवल होगा। इस तरीके से इवेंट परफॉर्म होंगे, तब वो मैच्योर आरएनए में कन्वर्ट होगा, ठीक है। अब आगे देखिए, ये थी ट्रांसक्रिप्शन की कंडीशन। अब आप देखोगे यहाँ पे जेनेटिक कोडॉन की हम बात करते हैं। यहाँ पे क्या देखते हो? ये प्रोसेसिंग होती है। ये हमारा जो एमआरएनए क्या है? एचएनआरएनए है। एचएन में फिर प्रोसेसिंग होगी, जैसे यहाँ पे इंट्रॉन रिमूवल होंगे, स्प्लाइसिंग होगी, कैपिंग होगी, पॉलीटेलिंग होगी एंड सो ऑन। जेनेटिक कोडॉन की अगर आप बात करें तो आप क्या देखोगे? ये अनएम्बिगुअस होते हैं, राइट, कि स्पेसिफिक होंगे कि स्पेसिफिक कोडॉन एक पर्टिकुलर अमीनो एसिड को कोड करेगा। डिजेनरेट नेचर शो करते हैं, ये यूनिवर्सल होंगे, कॉन्टिगुअस होंगे और ट्रिपलेट मैनर में होंगे। और यहाँ पे ओछर, ओपल, अंबर, ये क्या है? स्टॉप कोडॉन है, राइट। जॉर्ज गैम्यू ने प्रपोज किया था 20 जो अमीनो एसिड है वो 3 न्यूक्लियोटाइड के थ्रू कोड होंगे। तो आप क्या देखोगे कि 64 कॉम्बिनेशन बन जाते हैं जो यहाँ पे रिप्रेजेंटेटेड है, ठीक है। हरगोविंद खुराना ने एक केमिकल मेथड डेवलप किया था फॉर द कॉम्बिनेशन ऑफ बेसिस। उन्होंने यूयूयू वाली कंडीशन को मैच कराया था, राइट। यूयूयू से फिनाइल एलानिन को क्रिएट कराने की प्रोसेस को मेंशन किया था। म्यूटेशन को हमने अभी जेनेटिक्स में भी कवर किया था। यहाँ पे भी देखो पॉइंट म्यूटेशन और फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन को दिया हुआ है। पॉइंट म्यूटेशन जहाँ पे एक पर्टिकुलर पॉइंट पे म्यूटेशन हो रहा है, फ्रेम शिफ्ट मतलब पूरा डीएनए चेंज हो जाए। टीआरएनए अगर हम बात करें तो यहाँ पे इसको एडेप्टर मॉलिक्यूल बोलते हैं, और ये इनिशिएटर टीआरएनए जो होता है वो एयूजी से रिलेट करता है और वो मैथ्योनिन को लेके चलेगा, राइट। और यहाँ पे मेथाइलेशन की प्रोसेस इन्वॉल्व होगी। यहाँ पे क्या होता है? मिथाइलेशन की प्रोसेस इन्वॉल्व होती है, राइट। अब आ जाते हैं ट्रांसलेशन। जरा मुझे ये बताओ, ट्रांसलेशन की प्रोसेस में सबसे पहले जो टीआरएनए लेके आएगा वो किस कोडॉन से इंटरेक्ट करेगा? जल्दी से बताओ, किस कोडॉन से इंटरेक्ट करेगा? एमआरएनए हैज जेनेटिक इंफॉर्मेशन जो कि ट्रांसलोट होती है प्रोटीन में, और उसमें पेप्टाइड बॉन्ड इन्वॉल्व होती है। एक सवाल और है जिसका आंसर करना है कि जो पेप्टाइड बॉन्ड बनाने का काम करता है अमीनो एसिड को चिपकाते समय, वो कौन करता है?
वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो देख लो, ये बात सही है कि आपका एडमिट कार्ड आ चुका है, बहुत बढ़िया, कॉन्ग्रेचुलेशन। अब आपको अच्छा फील हो रहा होगा, 5 तारीख को जाके एग्जाम दे देना, ठीक है, बहुत बढ़िया बात है। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे क्या देखते हो, चार्जिंग ऑफ टीआरएनए होता है, जिसमें हम क्या देखते हैं, एक्टिवेट करते हैं, और ये प्रोसेस इन प्रेजेंस ऑफ एटीपी होती है, राइट। यहाँ पे स्मॉल सब यूनिट जो राइबोसोम की होती है बाइंड करती है एमआरएनए से, और यहाँ पे जो यहाँ पे एयूजी सीक्वेंस होगा जो 3 प्राइम यूटीआर में होगा, और यहाँ पे वो बाइंड करेगा, और उसके बाद स्टॉप कोडॉन आएगा जहाँ पे वो एंड अप हो जाएगी प्रोसेस। टीआरएनए बाइंड करता है कोडॉन पे, और लार्ज सब यूनिट जो एमआरएनए की है वो क्या करती है, इसको रीड करेगी और अमाइनो एसिड को ऐड करेगी, और पेप्टाइड ट्रांसफरेज एक्टिविटी भी यही परफॉर्म करती है। कौन सी, लार्ज सब यूनिट ऑफ राइबोसोमल आरएनए। यहाँ पे आप क्या देखोगे, रिलीज फैक्टर इन्वॉल्व होते हैं जो टर्मिनेशन कराते हैं किसका, ट्रांसलेशन का। इज इट क्लियर? जरा देखो, ये प्रोसेस है, ये चेन है, इसको इधर से इधर ट्रांसफर करना है, इसको बोलते हैं पेप्टाइडल ट्रांसफरेज प्रॉपर्टी, और ये प्रॉपर्टी होती है लार्ज सब यूनिट ऑफ आरआरएनए के पास। किसके पास होती है? बिल्कुल, 3 दिन बाद एग्जाम है, एग्जाम दे देना। अब रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन की अगर हम बात करें तो ये ट्रांसक्रिप्शन को रेगुलेट करता है, ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस पे। हालांकि ये ट्रांसपोर्ट और ट्रांसलेशनल लेवल पे भी हो सकता है, बट प्रोकैरियोट में अगर हम बात करें तो ट्रांसक्रिप्शन के लेवल पे बहुत इजीली आपको रेगुलेशन देखने को मिलता है। यहाँ पे रेगुलेटर प्रोटीन, एक्टिवेटर और रिप्रेसर इन्वॉल्व हो सकती है। अगर एक्टिवेटर इन्वॉल्व है तो आप बोलोगे पॉजिटिव रेगुलेशन, रिप्रेसर इन्वॉल्व है तो बोलोगे नेगेटिव रेगुलेशन। रिप्रेसर बाइंड करता है ऑपरेटर साइड से, सो याद रखना आरओ। रेगुलेशन ऑफ लेकोपेरॉन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे ओपेरॉन होता है पॉलीसिस्ट्रोनिक जीन, यहाँ पे प्रमोटर ऑपरेटर स्ट्रक्चरल जीन होंगे। और लेकोपेरॉन में आप क्या देखोगे, लेकोपेरॉन होगा, या अदर टाइप के भी ओपेरॉन प्रोकैरियोट में मिलते हैं, जैसे ट्रिप्टोफैन ओपेरॉन और वैलिन ओपेरॉन एक्सेट्रा। यहाँ पे आप लेकोपेरॉन के बारे में जब डिस्कस करेंगे तो सबसे पहले ये बात मेंशन की गई थी जैकब एंड मोनोड ने। ये जैकब आपके जेनेटिस्ट थे, मोनोड आपके बायोकेमिस्ट थे, इन्होंने इसके बारे में प्रेजेंट किया था। यहाँ पे उन्होंने बोला कि जो इंड्यूसर है वो खुद लैक्टोज ही है, क्योंकि जब लैक्टोज होगा तो जीन फॉर ब्रेकडाउन ऑफ लैक्टोज एक्टिवेट हो जाएंगे, इसीलिए इसको इंडिविजुअल सिस्टम बोलते हैं। याद रखना, लैक्टोज को हम क्या बोलते हैं, इंडिविजुअल सिस्टम। देखो लिखा भी हुआ है, इंडिविजुअल सिस्टम इज द सिस्टम इन विच व्हेन सबस्ट्रेट लैक्टोज प्रेजेंट जीन फॉर कैटाबॉलिज्म ऑफ लैक्टोज ऑन। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखना। पेपर का लेवल हर बार ऑलमोस्ट सेम रहता है, बस वही वाली बात है कि हमको चीजें पता होती तो इजी लगता है, नहीं अगर जब पता होती तो वो हार्ड हो जाता है, बस इतनी सी बात है, समझ रहे हो। तो ये आपने लेकोपेरॉन के बारे में बेसिक सी बात की। अब यहाँ पे जरा डायग्राम समझ लो। जब रेगुलेशन आप बात करोगे इन एब्सेंस और प्रेजेंस के केस में, जब मान लो लैक्टोज नहीं है, जब लैक्टोज नहीं होगा तो जो रिप्रेसर प्रोटीन है वो बनेगी, रिप्रेसर प्रोटीन बनेगी, रिप्रेसर एमआरएनए से प्रोटीन बनेगी, ये रिप्रेसर प्रोटीन ऑपरेटर पे जाके बाइंड कर जाएगी, और जो आरआरएन जो आपका आरएनए पॉलीमरेज है वो ट्रांसक्रिप्शन नहीं कर पाएगा, तो ट्रांसक्रिप्शन ऑफ रहेगा। जब देखो, जब लैक्टोज प्रेजेंट होगा, जब लैक्टोज प्रेजेंट है, इंड्यूसर प्रेजेंट है, तो रिप्रेसर प्रोटीन से बाइंड कर जाएगा। जो लैक्टोज है वो लैक्टोज में कन्वर्ट होता है और इस रिप्रेसर को इन्वेट कर देता है। रिप्रेसर इन्वेट होगा तो यहाँ पे आरएनए पॉलीमरेज इन्वॉल्व होगा और वो क्या करेगा, ट्रांसक्रिप्शन करेगा। तो देखो जब लैक्टोज प्रेजेंट है तो क्या बन रहा है, ये देखो बीटा गैलेक्टोसाइडेज बन रहा है। बीटा गैलेक्टोसाइडेज क्या करता है, बाद में लैक्टोज का ही ब्रेक डाउन कराता है, फिर ग्लूकोज बनता है, और ग्लूकोज एनर्जी प्रोवाइड करेगा। ठीक है, बिल्कुल एनसीईआरटी की ही लाइंस को मैंने यहाँ पे कॉपी किया हुआ है एज इट इज। ठीक है, इतना ध्यान रखना, एनसीईआरटी ही है, ऑलमोस्ट एकदम क्रिस्प पॉइंट है बट ये एनसीईआरटी के, सही है। अब आगे देखो, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट की अगर मैं बात करूं तो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में 3 × 10⁹ बेस पेयर थे, और एक सीक्वेंस को एक को कोड करने के लिए आप क्या देख रहे थे, $3 की जरूरत थी, मतलब $9 बिलियन यहाँ पे लगे थे। अगर हम डाटा की बात करें तो करीब करीब 3300 बुक की जरूरत पड़ जाएगी। हर पेज पे आप क्या देखोगे, 1000, मतलब हर बुक में आपको 1000 पेज मिल जाएंगे, राइट। इसीलिए आप क्या देखते हो, हम बायो इन्फॉर्मेटिक्स की तरफ गए, जहां पे हम कंप्यूटराइज इंफॉर्मेशन को क्या कर सके, कंबाइन कर सके, कंप्यूटराइज इंफॉर्मेशन को कंबाइन करके हम इस डाटा को इजीली रीड कर सके। जीनोम ऑफ कई सारे नॉन ह्यूमन ऑर्गेनिज्म भी हैं, मॉडल है जिनको हमने पता कर लिया है जिनके जीनोम के बारे में, जैसे बैक्टीरिया, ईस्ट, प्लांट ड्रोसोफिला, सी एलिगेंस एक्सेट्रा। इनके बारे में भी अब हम अपने को काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी अवेलेबल है अपने पास। मेथड टू आइडेंटिफाई जीन, हम जीन को आइडेंटिफाई करने के लिए यहाँ पे कौन से मेथड्स की यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट शो करते हैं उनकी बात करें तो यहाँ पे एक्सप्रेस टेक्स्ट सीक्वेंस EST की बात करते हैं और सीक्वेंस एनोटेशन की बात करते हैं। EST रिफर करता है कि पार्ट ऑफ DNA दैट एक्सप्रेस एंड ट्रांसलेट फोकस ऑन प्रोटीन सिंथेसिस। EST किस पे फोकस करता है, वो DNA का पार्ट जिसे ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन हो रहा है।
एनोटेशन में हम क्या देखते हैं कि एंटायर जीनोम को जो कोडिंग हो चाहे नॉन कोडिंग हो, सारे के सारे को लेके हम क्या कर देते हैं, उसका सीक्वेंसिंग कर देते हैं। तो ये वाली कंडीशन आपको एनोटेशन में देखने को मिलेगी। तो एनोटेशन और ईएसटी दो तरीके हैं। आगे देखो, जीनोम सीक्वेंसिंग की जब हम बात करते हो तो यहाँ पे बोलते हैं डीएनए को आइसोलेट करना होगा, फ्रेगमेंट में ब्रेक करना होगा, और फ्रेगमेंट को हम क्या करेंगे, क्लोनिंग करेंगे। कैसे क्लोनिंग करेंगे, उनकी वेक्टर में डाल के। यहाँ पे आप क्या देखोगे, क्लोन फ्रेगमेंट जो होंगे उनको फिर हम एम्पलीफाई करेंगे, और यहाँ पे जो वेक्टर यूज करते हैं वो बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम या ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम यूज करते हैं। कॉमन होस्ट तो क्या है, ऑब्वियस सी बात है, बैक के लिए बैक्टीरिया, यक के लिए ईस्ट। यहाँ पे ऑटोमेटेड सिक्वेंसर भी यूज करते हैं सिक्वेंसिंग के लिए, और यहाँ पे स्मॉल स्मॉल फ्रेगमेंट भी क्रिएट करते हैं। यहाँ पे सिक्वेंसिंग में सबसे कॉमन जो तरीका है वो कौन सा तरीका है, सेंगर सीक्वेंसिंग, राइट। यहाँ पे सीक्वेंस जो ऑब्टेन होते हैं उनको अरेंज कर लेते हैं ओवरलैपिंग रीजन के साथ साथ, जिसको हम अलाइनिंग बोलते हैं, और बाद में कंप्यूटर प्रोग्राम के थ्रू उसको रीड कर लेते हैं। और ये सीक्वेंस क्या करते हैं, एनोट होते हैं और असाइन हो जाते हैं अलग अलग क्रोमोसोम के लिए। तो इस तरीके से आप क्रोमोसोम की सीक्वेंसिंग करते हो। क्लियर है? मैंने सारी चीजें आपको ऑर्डर में समझाई हैं, यहाँ पे सारी चीजें आपको मैंने ऑर्डर में समझा दी, ठीक है। तो ये वो तरीका है जिससे आप जीनोम की सीक्वेंसिंग कर रहे हो। जरा ऑब्जर्वेशन की बात करें, जो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट से ऑब्जर्वेशन आया कि ह्यूमन का जीनोम है 3 × 10⁹ बेस पेयर का, एवरेज जीन कितने हैं, हर में 3000 बेस पेयर का एवरेज जीन है, टोटल जीन कितने हैं, 30,000 है। 50% जीन के बारे में हमको फंक्शन नहीं पता है, लेस देन 2% जीनोम क्या है, कोडिंग नेचर का है। लार्जेस्ट पार्ट आप क्या देखोगे, रिपीटेटिव सीक्वेंस मिलेंगे। सबसे ज्यादा हाईएस्ट जीन आपको क्रोमोसोम नंबर 1 पे मिलेंगे 2968, सबसे कम आपको क्रोमोसोम नंबर वाई पे मिलेंगे 231, और एसएनपीज आप क्या देखोगे, अराउंड 1.4 मिलियन लोकेशन हमने एसएनपीज की खोज रखी है, जिनको हम कहाँ पे डिसीज को एक्सप्लेन करने में या डिसीज की सिग्निफिकेंस या फिर इनके इवोल्यूशन में यूज करते हैं। तो ये सारा डाटा आपको कहाँ से मिलता है, ऑब्जर्वेशन से मिलता है। किसकी ऑब्जर्वेशन, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट की ऑब्जर्वेशन से। आगे बढ़ते हैं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की तरफ। यहाँ पे आप क्या देखोगे, ये मेथड है फॉर कंपेयरिंग डीएनए सीक्वेंस ऑफ 2 इंडिविजुअल, 2 इंडिविजुअल का हम जो जीनोम है उसको कंपेयर करते हैं। 99% ऑफ जीनोम सबको पता है सेम होता है ऑल ह्यूमंस में, केवल 0.1% यूनिक होता है। आप क्या देखोगे, एंटायर जीनोम सीक्वेंस ऑफ 2 इंडिविजुअल इज डिफिकल्ट टू एनालाइज, इसीलिए हम क्या देखते हैं, रिपीटेटिव डीएनए सीक्वेंस यूज करते हैं कंपैरेटिव स्टडी के लिए। बेसिस ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में आप क्या देखोगे, रिपीटेटिव जो डीएनए है उसको हम सेपरेट कर लेते हैं बल्क डीएनए से, और यहाँ पे आपको मेजर पीक और स्मॉल पीक मिलेंगी आपको सैटेलाइट डीएनए की और बल्क डीएनए की। तो इस तरीके से आप क्या देखोगे, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में आप क्या करते हो, डाटा आइसोलेट करते हो। उसको देखो मैंने यहाँ रिप्रेजेंट किया, इजी मैनर में भी समझ जाओगे। यहाँ पे आप क्या देखोगे, सैटेलाइट डीएनए यूज करते हैं, जिसको हम बोलते हैं माइक्रो और मिनी सैटेलाइट। ये डिपेंड करती है बेस कंपोजिशन पे, लेंथ ऑफ सेगमेंट पे और नंबर ऑफ रिपीटेटिव सीक्वेंस पे। तो आप क्या देखोगे, माइक्रो और मिनी सैटेलाइट को हम यहाँ यूज करते हैं। हम ये क्या देखोगे, ये जो रिपीटेटिव डीएनए है या ये जो माइनी सैटेलाइट है, ये प्रोटीन को कोड नहीं करेंगी। आप क्या देखोगे, यहाँ पे पॉलीमॉर्फिज्म मिलेगी। पॉलीमॉर्फिज्म इज रिजल्ट ऑफ म्यूटेशन, वो म्यूटेशन का ही रिजल्ट होता है। जर्म सेल म्यूटेशन गिव राइज टू पॉलीमॉर्फिज्म इन पॉपुलेशन। मेरे को अक्सर आता है कि जो पॉपुलेशन वर्ड है उससे पॉल्यूशन रिलेट होता है, और कहीं ना कहीं ये रिलेशन है भी सही, कि जो पॉल्यूशन है ना वो हो ही किसकी वजह से रहा है, इस एक्स्ट्रा पॉपुलेशन की वजह से हो रहा है। बेटा एडमिट कार्ड ओपन नहीं हो रहा तो उसके लिए परेशान मत हो, कल ओपन कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। 5 को एग्जाम है ना, अभी पढ़ लो, अभी पढ़ना जरूरी है ना बेटा। केशव पढ़ लो बेटा। पॉलीमॉर्फिज्म अराइज नॉर्मली इन नॉन कोडिंग सीक्वेंस बिकॉज म्यूटेशन इन नॉन कोडिंग सीक्वेंस डोंट अफेक्ट एन इंडिविजुअल्स रिप्रोडक्टिबिलिटी। मेनली आप क्या देखोगे, जो पॉलीमॉर्फिज्म आपको मिलेगी वो कहाँ मिलेगी, इन रिपीटेटिव डीएनए में ही देखने को मिलेगी। मेथोडोलॉजी की बात करें तो यहाँ पे वीएनटीआर जो होती है वो सैटेलाइट डीएनए होती है जो पॉलीमॉर्फिज्म शो करती है। हम वीएनटीआर को प्रोब की तरह यूज करते हैं, डीएनए को आइसोलेट करेंगे और कट कर लेंगे आरई की मदद से, फ्रेगमेंट सेपरेट करेंगे अकॉर्डिंग टू साइज एंड मॉलिक्यूलर वेट, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस पे अलग कर लेंगे। फ्रेगमेंटेड जो ब्लॉट होंगे उनको ब्लॉट करेंगे सिंथेटिक मेम्ब्रेन पे, सिंथेटिक मेम्ब्रेन में नाइलॉन और नाइट्रोसेलुलोज की लेयर यूज करते हैं। यहाँ पे ब्लॉटेड और इमोबिलाइज फ्रेगमेंट जो होंगे उनको हाइब्रिडाइज कराएंगे वीएनटीआर प्रोब के साथ और डिटेक्ट करेंगे ऑटो रेडियोग्राफी से। वीएनटीआर के साइज 0.1 से 20 केबी तक का हो सकता है। जो बैंड मिलेगी डिफरेंट साइज की और हर इंडिविजुअल से उनको हम क्या कर लेंगे, मैच करा के देख लेंगे। जो बैंड होंगे वो ऑलमोस्ट डिफर मिलेंगे एक्सेप्ट मोनोजाइगोटिक ट्विंस, सिर्फ मोनोजाइगोटिक ट्विंस में नहीं मिलेंगे, बाकी सब में वो क्या मिलेंगे, सेम मिलेंगे। तो आप देखो जरा ये कंडीशन जरा देखो कि मान लो दो इंसान थे, ठीक है, 2 इंसान थे और उन्होंने क्या किया, एक
बेबी थी, एक लड़की थी, बेबी नाम था उसका, बेबी। बेबी का कत्ल कर दिया। किसने कत्ल किया? रामू ने और बाबू ने। बेबी का कत्ल किसने किया? समझ लेना इसको। हाँ बिल्कुल बेटा, पानी पी लेता हूं मैं। कंसेप्ट जरा समझ लो, यहां पे क्या दिया हुआ है कि एक लड़की थी जिसका नाम था बेबी। बेबी का कत्ल किसने किया? रामू में से या बाबू में से? अब यही पता करना था कि किसने कत्ल किया है। तो हमने क्या किया, हमने जो भी मेथड यूज किया था उससे क्या निकाल लिया हमने, इनका इंडिविजुअल एक ही प्रोफाइल निकाल ली, एम्प्लीफाइड रिपीटेड सीक्वेंस निकाल लिए, राइट। किसके निकाले हमने? रामू के, और ये क्या है? बाबू। इन दोनों में से किसी ने किसका कत्ल किया था? बेबी का, राइट। तो बेबी का हमने क्या निकाल लिया? जीनोम सीक्वेंस निकाल लिया। अब हमको जिन जिन पे शक था, रामू पे और बाबू पे, इनका हमको वहां क्राइम सीन पे क्या मिला? उन दोनों का क्या मिला? डीएनए मिल गया हुआ या खून मिल गया होगा, कोई भी सैंपल मिल गया, उस सैंपल से हमने उनका जीनोम निकाल लिया। अब हम मैच करके देखेंगे कि इन दोनों में से कौन है जो सैंपल, जहां पे जो कत्ल हुआ था, कत्ल वाली साइट पे इन दोनों में से किसका जीनोम मैच करेगा। जिसका मैच करेगा, मान लो ये साइट पे मिला था, ये मान लो साइट पे मिला हुआ सैंपल है, ये साइट पे मिला हुआ जो सैंपल है वो सैंपल इसमें से या तो रामू से मैच करेगा या बाबू से मैच करेगा, क्योंकि इन दोनों में से ही कोई ना कोई साइट पे होगा। सही बात है। तो जिसका मैच कर रहा है, जैसे किसका मैच कर रहा है? बाबू का मैच कर रहा है, तो यहां पे बाबू ने बेबी का कत्ल किया था, ये बात यहां पे सिद्ध होती है ना। समझ लो, इस तरीके से हम पता करते हैं, इस तरीके से हम पता करते हैं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की मदद से। यहां पे आप क्या देख रहे हो? वीएनटीआर को यूज करते हैं, ये मेथोडोलॉजी चलेगी। क्राइम सीन पे हमको जो सैंपल मिला उसमें से हमको 2 सस्पेक्ट है, हम इन दोनों सस्पेक्ट का डीएनए निकालेंगे और एनालाइज कर लेंगे। जो क्राइम सीन पे जो मिला है वो इनसे जिनसे मैच कर जाएगा, ऑब्वियस सी बात है वही मिला होगा, मतलब वही पर्सन क्राइम सीन पे भी अवेलेबल रहा होगा। तो ये कहानी बनती है यहां पे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की। सही है बेटा? यस, समझ रहे हो? आजकल बहुत कॉमन है लिटिल डॉल्फिन, ये बच के रहना। चलो जरा एप्लीकेशन की बात कर लेते हैं। यूज इन फॉरेंसिक साइंस, फॉरेंसिक साइंस में यूज करेंगे बेसिस ऑफ पैटर्निटी टेस्टिंग। मतलब कभी कभी फॉरेन कंट्री में क्या होता है, हम बच्चा पैदा करके भूल जाते हैं कि हमारा ही बच्चा है, फिर वो बच्चा आता है, हाँ मेरे पापा के पास बहुत मनी है, फिंगर प्रिंटिंग करा के मनी ले लेता है। फिर स्टडी ऑफ जेनेटिक डाइवर्सिटी इन पॉपुलेशन एंड एवोल्यूशन, आप इसको एवोल्यूशन और पॉपुलेशन में भी यूज करते हो, ठीक है। सो यहाँ पे हमारा चैप्टर 5 भी खत्म होता है भाई। बड़े बड़े 2 चैप्टर आपने कंप्लीट कर लिए हैं। तालियां आपके लिए, तालियां आप सभी के लिए, बहुत बहुत तालियां, है ना।